गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है इन अ मूवमेंट ऑफ बाइक, कार और ट्रक। तो बाइक हुई, कार हुई, ट्रक हुई, उसके मोशन में किस तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन इम्पैक्ट डालता है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस थी। वी आर गोइंग टू हैव दैट सरफेस। नाउ we are going to have that, suppose there is a wheel we are going to have। ये हमारे पास व्हील है। ये हमारे पास एक व्हील है। इट्स अ व्हील वी आर गोइंग टू बी हैव। अब देखिए, व्हील जो होता है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो सरफेस जो होती है हमारी, एक डिप्रेशन महसूस करती है, और डिप्रेशन होने की वजह से जो सरफेस है कुछ इस तरीके से हो जाती है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हमारा एक व्हील रोल करता है, व्हेन द व्हील रोल्स, एक इस तरीके का डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस डिप्रेशन के हम तीन पार्ट बना देते हैं। ये पहला पार्ट के ले लिया, ये पार्ट एल, ये पार्ट हमने एम ले लिया। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस, हम क्या इसे लिख देते हैं पहले, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमारे पास एक व्हील था। व्हील ने नीचे फोर्स लगाया और एक डिप्रेशन बना दिया। इट्स अ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो कि इसने एक क्रिएट किया। अब क्या हुआ, ये जो व्हील है ये कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है ताकि ये के एल से डिटेक्ट हो सके, और के एल को लगातार छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और एल एम को लेते हुए कोशिश कर रहा है इस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। और इस तरीके से यहां पर इसमें हम मोशन देखते हैं इधर की साइड, यूं और यूं मोशन इसके अंदर आ रहा है। इस मोशन के दौरान हम देख पा रहे हैं कि एल को छोड़ने की कोशिश कर रहा है और एल एम की तरफ आने की कोशिश कर रहा है रोल करते समय। तो रोल करते समय इससे डिटेक्ट, के एल साइड से डिटेक्ट हो रहा है एंड कम टुवर्ड एल एम साइड मोशन। और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक्ट करता है। नोट डाउन। तो ये बिल जो है क्या जो काम कर रहा है, पहला कंटिन्यूसली come out from the depression, लगातार डिप्रेशन से बाहर निकल कोशिश कर रहा है एंड गो टुवर्ड एल एम एंड मूव टुवर्ड एल एम। इस जो डिप्रेशन बना है इससे लगातार बाहर निकल कोशिश कर रहा है, और बाहर निकलने के साथ साथ ये एल एम की तरफ भी मूव कर रहा है। और सेकंड, डिटेक्ट it will going to detect from KL।
और ये जो व्हील है हमारा कंटिन्यूसली डिटेक्ट फ्रॉम के एल और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और डिप्रेशन से बाहर निकलने के साथ साथ एल एम की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में के एल से डायरेक्ट हो रहा है। एंड ये जो कांटेक्ट है इसमें अडेसिव फोर्स अडेसिव फोर्स अडेसिव फोर्स जो है जो कि उसे रेजिस्ट करती है। अगर ये इधर मोशन में आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होती है, वो इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट करता है। एंड इस तरीके से जब हमारा ये व्हील यही नहीं, अब ये व्हील हमारा यहां आ गया, ये व्हील मोशन करते हुए यहां से यहां आ गया, तो भी ये व्हील यहां आ गया। तो अब यहां का डिप्रेशन निकलने के बाद में अब इस व्हील को मोशन यहां दोबारा से करना है, तो इसने यहां डिप्रेशन लगाया और यहां इस डिप्रेशन को ओवरकम करते हुए यहां हम मान लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ये जो है पी क्यू से कंटिन्यू डिटेक्ट हो रहा है और क्यू आर की तरफ जा रहा है और इसके अंदर ही पॉइंट ऑफ एडिशन लग रहा है। अगर हम मान चलें ये दोनों पहिए हैं, दीज आर द व्हील्स ऑफ बाइक, कोई यहां पर एक बाइक है जिसकी ये व्हील हैं, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। सो इस तरीके से रोलिंग के अंदर भी फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग के अंदर भी फ्रिक्शन का इंपोर्टेंस होता है। नोट डाउन। एक छोटी सी बात और कि जो हमारा व्हील है वो अगर कंप्लीटली इनफ्लेटेड होता है, कंप्लीटली इनफ्लेटेड होता है, तो जब वेट उस पर पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में वो कम दबता है। जब हवा पूरी अच्छे से भरी होती है उसके अंदर, तो ऐसी कंडीशन में वो कम दबता है और कम दबेगा तो ऐसी कंडीशन में उसमें रोलिंग फ्रिक्शन भी कम आएगा। जो व्हील ज्यादा कंप्रेस हो जाता है उसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन, पॉइंट ऑफ एडिशन मीन उसे जब ज्यादा दबेगा तो पॉइंट ऑफ एडिशन भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट इनफ्लेटेड व्हील उसी कंडीशन में हमें ये देखने को नहीं मिलता और फुली इन्फ्लेटेड व्हील सो लेस रोलिंग फ्रिक्शन। कंप्लीटली इन्फ्लेटेड व्हील जो होता है उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशन में कम मोशन होता है। तो हम इस बात को भी लिख देते हैं, हाँ, कंप्लीटली और फुली व्हील कंप्लीट इन्फ्लेटेड व्हील experience less rolling friction, less rolling friction। जो कंप्लीटली इन्फ्लेटेड व्हील होता है, जब बाइसिकल के अंदर जो टायर होता है और वो कंप्लीटली इन्फ्लेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी लेस इन इट। रोलिंग फ्रिक्शन उस टायर में या व्हील में ज्यादा होगा जो कि कंप्लीटली इन्फ्लेटेड नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसमें ज्यादा कंप्रेशन होंगे, कंप्रेशन होने के डिप्रेशन ज्यादा होगा और उसे डिटेक्ट करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। That wheel may apply more force as compared to fully inflated wheel। fully inflated wheel कंपेयर में उसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। नोट डाउन।
इसके बाद अब हम जानेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो 4 लॉ होते हैं हमारे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के, उन्हें वन बाय वन करके समझेंगे। उनमें से पहला लॉ है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन in between two body in contact is directly proportional to normal reaction R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन R के। तो इसे थोड़ा सा लिखते हैं फिर समझते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इसके कौन फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन magnitude of limiting friction magnitude of limiting friction in between two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, उसकी मदद से हम आपको इस बात को समझाएंगे। फर्स्ट नोट डाउन। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल। इस टेबल की यहां पर वी हैव अ पुली। हमारे पास एक पुली है। वी आर गोइंग टू हैव पुली हियर। ये हमारे पास एक पुली है। इस पुली से होते हुए यहां हमारे पास बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रखा है। और ये बॉक्स ए जो है ऐसे इस पुली से पास होता है। यहां पर हमारा कुछ वेट रखा है जिसे हम बढ़ाएंगे टू मेजर द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वैल्यू पता करने के लिए हम इसके अंदर वेट रखते चले जाएंगे। तो देखिए, हमने जब बॉक्स ए था, बॉक्स ए जो था उसके अंदर जब वेट रखा तो हमने जाना कि अगर हम 2 बॉक्स यहां पर रख देते हैं तो वेट जो होता है इसके बराबर बनता है। देखिए, जैसा हम जानते हैं यहां पर असल में ये इधर एरो नहीं लगना चाहिए। ये असल में ये बॉडी जो है इधर अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रही है, दैट इज mg फोर्स लगा रही है। तो इसके रिएक्शन में सरफेस के द्वारा भी इसके ऊपर एक फोर्स लगी, दैट इज आर के बराबर। नाउ ये जो टेंशन है, इसकी जो स्ट्रिंग है, ये पी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, एक पी फोर्स लगाई जा रही है। और इस पी फोर्स को काउंटर करने के लिए एक सरफेस कांटेक्ट में होने की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स
एफ इसके अंदर एक्शन में आ रही है। तो हमने ये देखा कि हम जब इतना यूनिट ऑफ वेट रखते हैं तो ये उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। अगर इससे ऊपर हम बॉडी में वेट रखेंगे तो ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी टू दिस पुली, एंड ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है जो फोर्स के फॉर्म में, ये इसे आगे तक ले जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू एम जी, आर जो है वो तो एम जी के बराबर ही हो गया, आर जो है एम जी के बराबर ही हो गया ऐसी कंडीशन में। नाउ हमसे बोला गया है कि जो फोर्स लगाई जा रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आर है और ये एफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमने एक काम किया कि यहां पर हमने एक और बॉडी ले ली, एक और बॉडी ली जिसका मास तकरीबन सेम था, मास सेम था, और जिसे हमने से बी किया, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे हमने रख दी। अब हमने देखा कि दोनों का मास सेम है, तो इन्होंने डबल फोर्स लगाया, दे अप्लाइड ट्वाइस ऑफ द फोर्स। जब इन्होंने ट्वाइस फोर्स लगाया तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिएक्शन था वो भी ट्वाइस हो गया, अब रिएक्शन जो हमारा रिएक्शन था वो भी ट्वाइस हो गया। अब इस चीज को देखने के लिए अब हमने क्या किया कि अब यहां पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो हमने देखा कि अभी दो पे मूव कर रहा था लेकिन अब इस पे मूव नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, इस पे हमने एक वेट और बढ़ाया और एक और वेट हमने बढ़ा दिया, तो अब 4 यूनिट ऑफ द अर्लियर वन, जो हमारा मास था उसका डबल मास जब होता है तब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। तो इंटू से ये भी ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया। तो इस तरीके से हमें डबल फोर्स लगानी पड़ी। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। नोट डाउन। नाउ सेकंड लॉ, नाउ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग दिस लॉ डायरेक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायरेक्शन of limiting friction always opposite, always opposite to the direction of motion of a body in contact। इसके अकॉर्डिंग सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करती है वो हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन के अपोजिट या फिर बॉडी की हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा बॉडी एक्ट करती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एक फोर्स थी एफ, एफ जो हमारे पास यहाँ फोर्स थी एफ, जब हम इसे यहाँ लगाते हैं आगे की तरफ तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये वाली फोर्स है वो सेल्फ एडजस्ट होकर के इसे रोकती है और उसके इक्विवेलेंट अपोजिट लगती है। क्योंकि देखिए आर इक्वल टू आर और एम जी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, आर और एम जी ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन
अब दोनों बचे एफ और आर, टेंशन एंड ये फ्रिक्शन फोर्स। अब जो पी वाली पी फोर्स जो है हमारे पास, द पी फोर्स वी आर गोइंग टू हैव प्रोड्यूसिंग टेंशन हियर, तो ये भी उसे काउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करेगी। इससे अगर इसे काउंटर करना है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करेगी। तो इसी बात से साबित होती है कि अगर ये मोशन इधर करेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपोजिट ही लगना पड़ेगा, टू अपोज द फोर्स। फोर्स को अपोज करने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करना पड़ेगा। नोट डाउन। नाउ थर्ड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, थर्ड लॉ, कहता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट of area of contact, area of contact। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होती है टिल नॉर्मल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, टिल नॉर्मल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। जब तक हमारा नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, टिल द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, तब तक हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उससे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट रहता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं, अभी देखिए हमारे पास ये दो बॉक्सेस थे, हमने इन्हें इस तरीके से रख रखा है, इस तरीके से हमने रखा है इन बॉक्सेस को। अब दूसरी कंडीशन में हम इन बॉक्सेस को कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हम दोबारा पुली बनाते हैं। यहाँ पर वी हैव अनदर पुली, यहाँ हमने एक, ये हमारे पास टेबल, यहाँ हमारे पास पुली बना दिया हमने यहाँ पे, इट्स अ पुली वी आर गोइंग टू हैव। पहली कंडीशन में हमने ऐसे रखा, ये हमारी कंडीशन बन रहेगी इस बात को समझाने के लिए। और सेकंड कंडीशन में, इन सेकंड कंडीशन हम ए को यहां और बी को यहां रख देंगे, ए को यहां और बी को यहां हमने रख दिया और एक दूसरे को हमने कांटेक्ट में ला दिया, और जो कि यहां से होते हुए यूं इस तरीके से कुछ, इस तरीके से हमने दो बॉडी, पहले बॉडी को ऐसे रखा, फिर बॉडी को हमने ऐसे रखा। ऐसी कंडीशन में और इस कंडीशन में एरिया डबल हो गया, एरिया गेट डबल। तो जब एरिया डबल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर एरिया पे कुछ इंपैक्ट होता फ्रिक्शन का, तो ये कुछ चेंज आना चाहिए था, देयर शुड बी सम चेंज इन दिस वैल्यू। लेकिन हम क्या नोटिस करते हैं कि देयर इज नथिंग चेंज। इसमें भी हमें 4 यूनिट ऑफ मास ही लगती हैं जो पहले लग रही थी, जो हम हमारी यूनिट ऑफ मास कुछ भी हो सकती हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर लेट्स से हम कहें कि अगर हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स लग रही थी तब, तो अभी भी हमें 20 न्यूटन फोर्स ही लगानी पड़ रही है। 20 न्यूटन फोर्स का वेट 20 न्यूटन जब लगा रहे हैं तब ही ये दोनों मूव कर रहे हैं, दैट टाइम दे आर गोइंग टू बी मूव, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ये ओवरकम कर पा रहे हैं। ये दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने ये देखा कि इसके एरिया को इंक्रीज होने से इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज अकर बाय चेंजिंग द एरिया और इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया का इंक्रीजमेंट होने से कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला। सो नोट डाउन।
फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ लिखते हैं। फोर्थ लॉ कहता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटेरियल। मैटर का जो हमारा मेटेरियल है उसका नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटेरियल। हाँ, तो मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटेरियल, हमारे मेटेरियल का नेचर किस तरीके का है, एंड अबाउट द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। हमारी जो सरफेस है वो रफ है या फिर हमारी सरफेस स्मूथ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी रफ है या स्मूथ है इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाती है, एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हमारी फोर्स ऑफ एडेशन बढ़ जाए, फोर्स ऑफ एडेशन बढ़ जाए, और फोर्स ऑफ एडेशन के बढ़ने के कारण, फोर्स ऑफ एडेशन के बढ़ने के कारण जो हमारा फ्रिक्शन है कम होने की जगह बढ़ भी सकता है। लेकिन इन नॉर्मल केस की बात करें तो रफ सरफेस जो होती है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन कम होता है, और मटेरियल का नेचर हमें बताता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरीके का रहेगा। हाँ, तो हम इसे कह सकते हैं रफ सरफेस हैव हाई फ्रिक्शन, हाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाई लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। वहीं स्मूथ सरफेस हैव लो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारे 4 नियम होते हैं। दीज आर द 4 लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारा फर्स्ट लॉ था उससे हम एक छोटी सी बात तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने जाना था जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम प्रोपोर्शनल रिजल्ट आते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, F इक्वल्स टू म्यू आर। नाउ ये जो म्यू है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारा म्यू होता है, वैल्यू ऑफ म्यू जो होती है एफ अपॉन आर के बराबर होती है। म्यू की वैल्यू एफ अपॉन आर के बराबर होती है, और इसे हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is the
रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ हाँ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन सिमिलर मैनर अगर हमें वैल्यू निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर इंटू से हम u की जगह r लगा देंगे, तो u के जो हमारा होगा इट बिकम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इट बिकम द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वी आर गोइंग टू बी हियर। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना, जरा एक बार देख लेते हैं। आज हमने जाना कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किस प्रकार से होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर हमने जाना कि जब एक व्हील रोड पे चलता है तो सरफेस को डिप्रेस डाउन करता है, इज एट गोइंग टू सप्रेस डाउन द सरफेस। तो फर्स्ट कंडीशन में वो कोशिश करता है, वो कंटिन्यूसली उस डिप्रेशन से कम आउट होने की कोशिश करता है एंड एल एम की साइड मूव करने की कोशिश करता है। वहीं के एल से कंटिन्यूसली डिटेक्ट होने की कोशिश करता है। इन सिमिलर मैनर हियर ये एक डिप्रेशन यहाँ ही बनता है, ये कंटिन्यूसली क्यू आर की तरफ जाता है और पी क्यू से डिटेक्ट होता है। और ये जो होता है फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स जो होती है, यही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ वर्क करती है। ये बात हमने जानी। और साथ साथ हमने जाना कि फुली इन्फ्लेटेड व्हील जो होता है, कंप्लीटली इन्फ्लेटेड व्हील जो होता है वो हमें कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करवाता है। फुली इन्फ्लेटेड व्हील टेंड्स टू एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नियम हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जाना। लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहला लॉ था मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का बिटवीन दो बॉडी के बीच में जो कि कांटेक्ट में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज एफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अभी अगर एक बॉडी ए थी हमारे पास बॉडी ए थी आर, अब ये आर जो था इस mg से बैलेंस हो रहा था, आर और mg को आपस में बैलेंस किया जा रहा था, तो ये दोनों आपस में इक्वल थे। नाउ ये हमारे पास इधर से एक पुली से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जब हम वेट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लगती है और इस तरीके से बैलेंस करते हैं। और हम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पे आते हैं तो ये यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो हमने जाना कि उसकी इनिशियल वैल्यू में एफ और पी है, लेकिन अब हमने क्या किया, सेम मास वाली बी बॉडी इसके ऊपर रख दी। तो ऐसी कंडीशन में जो मास डबल हो गया तो mg की वैल्यू डबल हो गई, mg डबल हो गई तो रिएक्शन 2r हो गया। और जब हमने इसे मेजर किया तो हमने देखा कि हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी डबल हो गई। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। सेकंड में हमने जाना जो डायरेक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो हमेशा अपोजिट होता है टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट ही लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्क करता है।
और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जब बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो उसे अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। तो इसीलिए जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। हमने देखा जब हमने इधर फोर्स लगाया तो एक फोर्स लग रही है जो कि इक्वल है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसीलिए हम ये लॉ बनाया कि डायरेक्शन जो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो हमेशा अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है। थर्ड, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट होती है। उसे इस बात से डिपेंडेंसी नहीं होती कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, उस बात से वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। हमने देखा पहली कंडीशन में हमने इतना फोर्स इतना एरिया लिया, सेकंड कंडीशन में हमने इतना एरिया लिया, और दोनों कंडीशन में हमने देखा कि हमें सेम फ्रिक्शन सेम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला। ये हो सकता है कि कई अदर कंडीशन इसमें रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन अगर हम केवल एरिया के बारे में माने और अदर कंडीशन को रिगार्ड ना करें तो हमारे पास ए और बी और दोनों फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में सेम वैल्यू मिलती है। नोट डाउन। नाउ हमने फोर्थ लॉ जाना, जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। जो हमारे पास मटेरियल है उसका नेचर किस प्रकार का है और साथ ही साथ उसकी रफनेस और स्मूथनेस तभी हमारा डिपेंडेंसी होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अगर रफ सरफेस है तो हाई लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, स्मूथ सरफेस है तो लो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कोल्ड बेडेड बॉन्ड बने हो, फोर्स ऑफ एडेसिव हो, वो स्मूथनेस बढ़ाने से या रफनेस बढ़ाने से कम ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण हमें कम या ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। नाउ हमने जाना फर्स्ट लॉ से हमने जाना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टारगेट पोजीशन नॉर्मल रिएक्शन। और जब हम प्रोपोर्शनल के साथ हटाते हैं तो एक कांस्टेंट म्यू लगा देते हैं, और म्यू को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन किया सकता है एज अ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जब हम कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें, काइनेटिक फ्रिक्शन रेशियो निकालते हैं तो म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन एफ आर के अलावा वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। ये सब बातें आज हमने जानी। नोट डाउन।